अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इनफेक्ट में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज जुडिशल कमीशन का इजलास हो गया और जो खदशात थे वो भी दूर हो गए हैं। आइनी बेंच भी तश्कील पा गया है और इसके सरबराह का भी फैसला कर दिया गया है। अलावा अजी अमरीका में आज सदारती इलेक्शन का फैसला कुन दिन है। कौन करेगा अमेरिका पे राज, इस पर भी बात की जाएगी। प्रोग्राम के एनालिस्ट अब्दुल मजीद सारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ़ारूक शहबाज साहब। फ़ारूक साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं आपको। अमेरिका के हवाले से ही सबसे पहले बात करेंगे हम कि क्या आप उस वक्त हालात देख रहे हैं, वहाँ पर सूरत हाल क्या है? क्या कोई सरप्राइज आने वाला है या ट्रम्प की ही जीत नज़र आ रही है आपको? जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जो अमेरिकी इंतखाबात हैं, 50 से ज्यादा रियासतें हैं यहाँ पे, और मेन यहाँ पे जो मुकाबला है वो 7 रियासतों में है जिन्हें यहाँ पे स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, यानी जिनके बारे में प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती कि वो उन रियासतों में कौन जीतेगा। वो हर मर्तबा अपना नताइज बदलती हैं। मिसाल के तौर पे पेंसिल्वेनिया रियासत है, वहाँ पे आखिरी मरतबा बाइडेन जीते थे, उससे पहले ट्रम्प जीते थे। तो इसी तरह 2024 के इलेक्शन में इन 7 रियासतों में कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है। अलबत्ता अगर इनकी कैंपेन देखें, इनके बयानात देखें, ऐलानात देखें, तो ये जो 7 रियासतें हैं इनमें एरिजोना है, निवाडा है, विस्कॉन्सिन है और शुमाली कैरोलिना है, जॉर्जिया है। इन रियासतों में मिशिगन है एक बड़ी रियासत जिसमें अरब और मुस्लिम वोटर बहुत ज्यादा है, जो असरअंदाज हो सकता है किसी की जीत पे। तो एक हफ्ता कबल तकरीबन वहां पे मिशिगन में ट्रम्प जो है उन्होंने जो प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर हैं, ग्रैंड मसाजिद के इमाम हैं, उनसे एंडोर्समेंट ली थी अपने हवाले से, और उन्होंने स्टेज पे आके ऐलान किया था कि हम इनको सपोर्ट भी करते हैं और ये जब आएंगे तो ये गजा वार को आएंगे। तो आप थोड़ा सा अगर इसके बैकग्राउंड में जाएं तो यहाँ पर अमेरिकी वोटर जो है वो अपने लोकल इशूज के साथ साथ ये भी देख रहा है कि अमेरिका ने ये जो बाइडेन के दौर में ये जो वार हुई है, रूस और यूक्रेन की हो या इसराइल की फलस्तीन पर जारहियत हो, ये इन मामलात को लेके यहाँ का वोटर बड़ा संजीदा दिखाई देता है। तो मिशिगन में ट्रम्प ने ये बातें क्या की और बारहा अपनी तकारीर में ये क्या कि वो होते तो जंग ही ना होती, और जब वो आएंगे तो बिल्कुल तमाम मुल्कों से जो गैर जरूरी मुदाखलत है अमेरिका की और अपनी सपोर्ट है वो वापस ले लेंगे। तो यहाँ पे इस सेंटीमेंट में तो वो लीड कर गए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ इश्यूज और भी हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अबॉर्शन का एक इशू है जिसको खवातीन बड़ी संजीदगी से यहाँ पे लेती हैं। ट्रम्प और उनके हामियों का ये ख्याल है कि जो अबॉर्शन है वो रियासत के पास इसका इख्तियार होना चाहिए कि वो इजाजत दे इसकी, जबकि दूसरी तरफ कमाला हारिस और डेमोक्रेट्स ये समझते हैं कि ये औरत की आज़ादी से इसको ताबीर किया जाता है। यहाँ पे साबिक सदर ओबामा की जो एहलियां हैं उन्होंने भी मुख्तलिफ इंतखाबी रैलियों से खिताब किया और उन्होंने काफी हद से तनकीद बनाया है। अलबत्ता कमाला हारिस को 1-2 एज भी हासिल है, वो सियाफाम है, उनका बैकग्राउंड इंडियन है, और अगर वो ये अभी तक अमेरिका की हिस्ट्री में मुमकिन नहीं हुआ कि कोई खातून अमेरिकी सदर बनी हो। अगर वो सदर बन जाती हैं तो ये पहली मर्तबा ऐसा होगा कि कोई स्याह फाम और पहली कोई खातून वो आज तक कोई नहीं बन सका। दूसरी तरफ जो ट्रम्प है उनके ऊपर ये बर्डन नहीं है क्योंकि पिछले 4 सालों की हुकूमत उनकी नहीं थी, और वो याद करवाते हैं कि देखो जब मैं हुकूमत में था तब सब ठीक था अमेरिका में, अभी इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा यहाँ पर हो गए हैं और इमिग्रेंट्स का जो अखराजात है वो अमेरिकी रियासत बर्दाश्त करती है। तो ये तमाम वजूहत है जिसके ऊपर जो ट्रम्प हैं वो कैंपेन कर रहे हैं, और कैंपेन उन्होंने की और बड़ी जारहाना कैंपेन थी। इसमें आपको एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि उन पे इस दौरान 2 कातलाना हमले हुए। एक वहां पे जहाँ पे उनका हेडक्वार्टर है फ्लोरिडा में, वहां पे। तो ये 2 हमलों के बाद आपका फिर भी कैंपेन करते रहना, चीजें करना, तो ये चाहे पाकिस्तान की सोसाइटी में हो या अमेरिका की सोसाइटी में, बहरहाल इससे कोई ब्रेवरी के साथ तशबीह दी जाती है। तो ये एज हासिल है कमाला को और ट्रम्प को, दोनों को। नफा नुकसान क्या हो सकता है ये सूरत हाल है, लेकिन सारी अमेरिकी मीडिया की इस वक्त नजरें इन 7 स्विंग स्टेट्स में जिनको बैटल ग्राउंड्स कहा जा रहा है। तो अब देखना ये है कि यहाँ का वोटर क्या करता है, क्या रुख अख्तियार करता है, वहाँ की खवातीन किस तरह से अच्छा रिएक्ट फारूक करती हैं, साहब, क्या इस मामला है। इलेक्शन के बाद आप क्या समझते हैं अमेरिका की अपनी जो सियासत है उसमें इस्तेहकाम आ जाएगा? क्योंकि ट्रम्प की हमने देखी है कि किस तरह वो सदारत करते हैं और अभी भी वो जो उनकी पूरी कैंपेन है वो इंतशार पर ही मबनी है। तो अगर वो जीत जाते हैं तब हालात क्या होंगे, और अगर वो हार जाते हैं तो आप समझ रहे हैं कि कोई सियासत में इंतशार फैलने का खदशा है? देखिए इस बात को तो इन्होंने मद्देनजर रखा हुआ है। अभी कल यहाँ पे
मैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी में हूँ, तो यहाँ पे जो मेयर हैं, जो चीफ पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी और उसमें उन्होंने कहा कि हमने गैर मामूली इंतजाम किए हैं। यहाँ पर हमारे बिल्कुल करीब व्हाइट हाउस और जो कैपिटल हिल्स हैं, इसके इर्द गिर्द फेंसिंग की गई है, वहां पर थोड़ा सा महदूद किया गया है। वो इसी खदशे के पेश नजर 6 जनवरी 2021 में कैपिटल हिल पर ट्रम्प के हामी जो हैं वो हमलावर हुए थे। इसी खदशे के पेश नजर के कोई नाखुशगवार वाकया ना हो, यहाँ पे लोगों ने इन्होंने तैयारी कर रखी है, क्योंकि ट्रम्प जो है वो मुख्तलिफ बयानात देते आए हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि अगर उनको नाकामी हो जाती है तो शायद वो नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दें या इसके ऊपर कोई रिएक्शन दें। दूसरी तरफ अमेरिका को एक और भी प्रॉब्लम का सामना है कि यहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां, उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि उनके ऊपर कोई साइबर हमला हो सकता है रशिया की जानिब से। वो ये कह रहे हैं कि कोई वीडियोस, कोई आर्टिकल्स को फेक आ सकते हैं, जिससे अमेरिकी वोटर का इलेक्शन के ऊपर से ट्रस्ट उठ जाए और यहाँ पर हालात खराब हो सकते हैं। और महदूद पैमाने पे उन्होंने चीन के हवाले से भी खदशे का इजहार किया। तो अलबत्ता ये तो भी खदशात हैं और ये चीजें अभी चल रही हैं। अलबत्ता पोलिंग का अमल चल रहा है इस वक्त तमाम रियासतों में। सुबह सवेरे ये काम शुरू हो गया था, कहीं पे 6 बजे, कहीं पे 7 बजे पोलिंग का अमल सुबह जहाँ पे जल्दी शुरू हो जाता है। जाहिर बात है, अमेरिका बहुत वसी है, यहाँ के टाइम जोन भी मुख्तलिफ हैं। तो यहाँ के जो इस वक्त अमेरिका में सुबह का वक्त है और यहाँ पे रात गए कोई 10-11 बजे तक बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन सा जो उम्मीदवार है वो कौन सा पलट देगा और व्हाइट हाउस का मुखिया। एक चीज का आपने जिक्र किया, अगर हम यहाँ बैठ के ये समझ रहे हैं, ज़ाहिर है आप अभी वहीं पे हैं वाशिंगटन में, तो अमेरिकन जो आवाम है उनको ये पता है कि ये पॉलिसी क्या है अमेरिका की, और ख़ास तौर पे इजराइल के हवाले से, और उन्होंने जो उनको सपोर्ट करना होता है और हमेशा करते हैं, वो ट्रम्प भी करता है, वो भी करते हैं। एक दूसरा पहलू और भी, हम यहाँ बड़े खुशफहमी का शिकार हैं कि वो आएंगे, इमरान खान साहब को जो है ना वो रिहा कराएंगे। उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट भी दी है कहीं, चूंकि यहाँ बहुत सोशल मीडिया पे पीटीआई के ख़ास तौर पे चाहने वाले बहुत खुश, हालांकि इसी बात को अगर हम देखें कि उनका ज़ाहिर एक अपना एक निज़ाम है, वो ये तकरीरों के ऊपर नहीं चलते जिस तरह हम चलते हैं। अगर वो इसराइल को उन्होंने हमेशा ही सपोर्ट करना है, सरकारी सतह पे इसराइल के बगैर वो चलते ही नहीं है, वो कि दोनों में से कोई भी आ जाए कोई असर नहीं होगा। तो सेम इसी केस को हम यहाँ भी मुंतबिक करें पाकिस्तान में भी, तो यहाँ भी कोई ऐसे ही कुछ नहीं होने लगा, वो ज़ाहिर एक स्टेट है और वो चलेगा। ये चीज़ वहाँ भी पाई जाती है, कोई इमरान खान के जो यहाँ हम सोच रहे हैं, चूंकि हम पाकिस्तान के तनाजुर में ये बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये बात याद रखिए कि यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा तबका है जो ये सोचता है, और किसी हद तक वो दुरुस्त भी सोचता है कि मैं यहाँ के जो पाकिस्तानी मुस्लिम से मिला हूँ, वो ये सोचते हैं कि अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट्स आए या रिपब्लिकन आए, कमो बेश पॉलिसी एक जैसी ही रहती है। थोड़े बहुत तजाद या थोड़े बहुत फर्क के साथ के एक पर्सनैलिटी का हो सकता है, क्योंकि ट्रम्प जो है रवायती सियासतदान नहीं है और इसके मुताबिक वो रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन अलबत्ता बहुत सी पॉलिसी हैं जो पेंटागन और जो कैपिटल हिल से चलनी है और उसको जो सदर अमेरिकी सदर उसने लेके चलना है। एक बात तो ये है, और इसी के अंदर मैं आपको एक ये बात बताऊं कि यहाँ पे आपको ये जान के हैरानी होगी कि 6 से 7 अमेरिकी सदारती उम्मीदवार और भी हैं जिनका कहीं पे अमेरिकी मीडिया में भी जिक्र बहुत कम मिलता है। हाँ। उनमें से एक प्रोमिनेंट ग्रीन पार्टी की हैं, जिल स्टाइन उनका नाम है, प्रोफेसर हैं और वो खुद जूइश हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने जंग के खिलाफ बात की है। यही वजह है कि मैं कई अर्ली वोटिंग में पाकिस्तानी मुस्लिम वोटर्स को मुख्तलिफ रियासतों में मिला हूँ जिन्होंने उनको वोट किया। इवन न्यूयॉर्क में मुझे उनके वोटर मिले, फ्लोरिडा में उनके वोटर मिले। तो ये वो मैंने उनसे पूछा कि आप इनको वोट क्यों कर रहे हैं, ये तो अमेरिकी सदर मुंतखब नहीं होंगी। तो उन्होंने कहा कि कम से कम उन दोनों की पॉलिसी एक ही होंगी। तो ये यहाँ के अवाम के अंदर भी ये तासुर है। दूसरी बात ये कि जो इमरान खान वाली आपने बात की कि जो यहाँ पे अमेरिका अपने अंदरूनी मसाइल के अंदर उलझा हुआ है। अमेरिका के अंदर एक बर्डन है अमेरिका के ऊपर इमिग्रेंट्स का। अमेरिका जो है जंगों में मुदाखलत है। तो अगर आज अमेरिकी सदर कोई भी रात गए मुंतखब हो जाता है, 5 नवंबर का दिन है जब हम बात कर रहे हैं, तो 20 जनवरी को उसने ओथ लेना है, उसके बाद कोई पहला वो हुक्मनामा जारी करेंगे। और अगर कोई ये सोचता है कि 20 जनवरी को हलफ लेने के बाद पहला हुक्मनामा ये जारी करेंगे कि अडयाला जेल में मेरा एक दोस्त था जो इधर आया था, नहीं, वो पहला भी नहीं कर सकते और आखिरी भी हुक्मनामा नहीं वो कर सकते। आप वहां गए हैं तो यहाँ पे हमने कुछ तरमीम भी की हैं
और जी उसमें जी अब जी हमने जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफा ये किया 3 साल से 5 साल बहुत का। बहुत बहुत ही अच्छा किया आपने, मेरी मौजूदगी में ये कर लिया, क्योंकि मैं मौजूद होता भी तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। वहां पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान राजा साहब बता रहे हैं कि ये तो हाँ उनका इंतजामी मामला है। तो वहां पे भी सारे मिल मिला के हाँ जो भी जी काम करते हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही है। और हाँ। दूसरी बात ये है कि ट्रम्प के आने के बाद सबसे पहले उनको चैलेंजेस का सामना होगा। अमेरिका के अंदरूनी मसाइल, उन्होंने अपने बॉर्डर सिक्योर करने हैं, इमिग्रेंट्स को वापस भेजने की कोशिश करनी है, और अपनी जंगों से अपनी वापसी उनका एक बड़ा मसला होगा। तो ये शायद अगली कहीं प्रायोरिटी में आए, उनके जहन में आ जाए, या यहाँ पे लॉबिंग। बहरहाल लॉबिंग पाकिस्तान मैटर के कर। बड़े बड़े अमीर लोग हैं यहाँ पे जो फंडिंग कर रहे हैं, और इन इंतखाबात में तो आपको पता है हर एक की सपोर्ट दरकार होती है लोगों को। बिल्कुल वो लेते लोग हैं। ऐलानात भी करते हैं, वादे भी करते हैं, लेकिन ट्रंप ने अपनी किसी तकरीर में, क्योंकि पाकिस्तानी वोटर्स उनका मतमा नजर है ही नहीं था, ये इतनी बड़ी तादाद में नहीं है, ना यूनाइटेड है, हाँ रियासतों में फैले हुए हैं, उन्होंने अरब वोटर्स को तो मतवज्जो करने के लिए बातें की हैं, लेकिन जी। पाकिस्तानी वोटर का कहीं पे तस्करा नहीं, कहीं पे इमरान खान का तस्करा नहीं। वो चीन की बात करते हैं, वो रशिया की बात करते हैं, वो मशरिक वस्ता की बात करते हैं, पाकिस्तान की अलबत्ता किसी जगह पे उन्होंने बात नहीं की, ना कमाला हाँ। ने और ना ही ट्रंप अच्छा, ने। मैं आपको एक ख्वाहिश बता दूं, आप वहीं पे ही हैं, शायद काम आ जाए कहीं पे। मेरी एक ख्वाहिश ये है कि अमेरिका की तारीख में कोई खातून जो है ना वो सदर बननी चाहिए। उन्होंने हमारे ऊपर, हमारी जैसे रियासतों के ऊपर बहरहाल एक फेमिनिज्म का पूरा एक नारा और हमारे कल्चर पे भी बड़े असरात मुरतब किए हैं। वो ठीक हैं, गलत हैं, हम ज़रा इससे बाहर होके बात कर रहे हैं। तो उनको भी बेचारों को मौका मिले कि हाँ भाई हमने भी खातून को सदर बनाया है। एक बात। अच्छा, और ये अच्छा, आप बोलने बात ये मैं करें। आपको बता देता हूँ, ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आम अमेरिकी से भी जब मैं पूछता हूँ कि यहाँ पे अमेरिका का एक तासुर तो है कि एक फ्री कंट्री है, लिबरल प्रोग्रेसिव और इस तरह की चीजें हैं, हाँ लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इनसे ज्यादा प्रोग्रेसिव तो हम हैं, जिन्होंने बिल्कुल कौमी असम्बली से लेके अपनी हाई कोर्ट से लेके चीफ जस्टिस वजीर आजम तक हमने बनाई हैं। हमने बनाई है। इनके यहाँ एक ये, यहाँ पे कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर, जिसे आप कहते हैं ना कि जो गोरा है यहाँ का टिपिकल, जिसका कान कुनी खेती बाड़ी से रिलेटेड है, हाँ। वो औरत की हुक्मरानी को तस्लीम नहीं करता। यहाँ पे अमेरिका के भी एक बड़ा तबका है जो ये समझता है कि औरत को हुक्मरानी नहीं करनी चाहिए, ये मर्द का काम है। तो हाँ ये एक बहुत बड़ी वैसे रुकावट भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल आपकी ख्वाहिश है, मैं आपकी ख्वाहिश की का तकमील के एहतराम लिए करता दुआ हूँ। गो हो सकता हूँ। अच्छा ठीक है, अब चूंकि रिजल्ट्स और आपने बाकी भी काम करने हैं, सिर्फ कोई आखिरी सवाल है, सिर्फ ये है, कोई इसके ओवरऑल असरात मुरतब होते देख रहे हैं आप? कोई ओवरऑल कोई भी इस रिजल्ट के नतीजे में कोई जो भी आपने वहां देखा है, वहां की सोसाइटी के हवाले से, दुनिया के लिहाज से, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, सारे ओवरऑल क्या महसूस कर रहे हैं? तो एक सादा से मैं तबसरे की बात कर रहा हूँ। ट्रम्प मुतखिब होते हैं तो उनके ऊपर एक वादों का बहुत बड़ा बर्डन होगा। हाँ जैसे वो ये समझते हैं कि, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो फौरन इसराइल की पुरस्ताई छोड़ देंगे, ये मुमकिन नहीं है। यहाँ मुमकिन पर नहीं। चूंकि बहुत ही इसराइल जो है नहीं, वो अमेरिका को छोड़ेंगे ही ऐसे नहीं। यूं लगता है जैसे छोटा मुल्क बड़े मुल्क को चलाने में मददगार हाँ साबित हो रहा है। हाँ तो अलबत्ता ये जरूर होगा कि वादों का बर्डन होगा अगर वो मुंतखब होते हैं। यहाँ का मीडिया उन्हें बारहा याद दिलाएगा कि देखिए गजा वार अभी भी चल रही है, मुसलमान और वहाँ के फलस्तीनी अभी भी कत्ल हो रहे हैं। हाँ और उसके अलावा यहाँ जब इमिग्रेंट्स मुख्तलिफ ममालिक के वापस भेजेंगे, उसके एक अपने असरात होंगे। असरात होंगे। कई हो सकता है वीजा की पाबंदियां लगे ट्रम्प की मौजूदगी में। जब इमिग्रेंट जाएंगे वो मुख्तलिफ ममालिक के इमिग्रेंट्स हैं, वो कोई एक मुल्क का नहीं है। तो ये हो सकता है। और दूसरा, कमाला अगर मुंतखब होती हैं तो वो, उनका बैकग्राउंड में इंडिया नजर आता है, यहाँ पे इंडियंस बड़े प्रोमिनेंट हैं। इंडिया बड़ा पुरुमीद है कि उससे उनको फायदा ज्यादा हो सकता है। तो इस पूरे किस्से में सभी मुतासिर हो रहे हैं। हमने तो, हमारा तो वो हिसाब है कि वो कोई बंदा बस गया जंगल में, उसने कहा जी शेर आ गया, तो उसने पूछा फिर आपने क्या किया, उसने कहा जो करना है फिर शेर ने करना है फिर ना, मैं शेर तो ही नहीं करेगा। कुछ कर सकता। हमें कोई तो फायदा नहीं हमारा होने भी लगा दोनों के जीतने से। इंडिया को फायदा हो सकता है कमाला जीतने की शक्ल में, लेकिन ये है कि चलें, सिर्फ ये है कि खातून का जो उन्होंने एक हमारी पूरी दुनिया पे एक चीज़ नाजिल की है, ठीक है, वो भी उनका नारा है, वो उस पर बहस नहीं करते। सिर्फ इतनी इस हद तक है कि कोई खातून मुंतखब हो जाए। और जो सूरत हम यहाँ फेस कर रहे हैं, अगर अमेरिका भी कर रहा है तो मेरा ख्याल है कि हम यहाँ बस ऐसे ही खुश होते हैं, हमारा एक ऐसी रिवेंज का एक, या अमेरिका के
अमेरिका की मुखालफत में एक वो हो रहा है, लेकिन चेंज हो रही है दुनिया। हम भी यहाँ ये फेस कर रहे हैं, वहाँ उनको वो भी ट्रंप भी की शक्ल में भी इमरान खान ही मिले हैं। है ना, इसमें एक बात याद रखिए कि जो ब्रिक्स है, खास तौर पे जो चीन, रशिया हाँ जी, और बाकी जो ये इंडिया और है, ये इसने यहाँ पे अपनी करेंसी लॉन्च की, तो अमेरिका यहाँ पे हम लोगों से मिलता था, तो उनके चेहरे के तासुरात जरा मुख्तलिफ हैं। ये जो दूसरा इत्तेहाद बनने जा रहा है, अमेरिका ये समझता है कि उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज खतरा है। है। चीन का बढ़ता हुआ जो असर रसूख है, उससे अमेरिका परेशान है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानियों ने फैसला करेंगे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, जब ये अगर कोई इस तरह की शक्ल निकलती है तो वो किस तरफ जाके ठहरेंगे, हाँ, उन्हें क्या करना होगा। ठीक है, बहुत फारूक शुक्रिया साहब। फारूक साहब आपका। सर सब आईनी बेंच बन गया है और आईनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन, क्या तवक्कात हैं उनसे? उनसे बड़ी अच्छी तवक्कुआत हैं। उनसे गवर्नमेंट ने सारी जो इतनी एक्सरसाइज की है, ये सारी एक्सरसाइज कुछ ख़ास एक वजह थी, उस वजह से की है कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो रिटायर हो रहे थे और वो हो गए। तो उससे पहले तो ये भी चीज़ें निकल रही थी कि उनको कोई एक्सटेंशन दे दी जाएगी। बहरहाल फिर ये फार्मूला निकला, तो उन्होंने जिस तरह से देखें याहिया अफरीदी साहब का इंतखाब किया, चूँकि अब तो उन्होंने इंतखाब किया, वो सीनियरिटी और वो वाला फार्मूला तो नहीं यहाँ अप्लाई होता, आइन में तरमीम हो गई। दूसरी उनकी ये ख्वाहिश, अच्छा उन्होंने आके कुछ थोड़ा सा एक दफ़ा डरा दिया इनको। उन्होंने ये किया कि जो वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत वो जो जजिस कमेटी बनती है, वो जजिस कमेटी में जो पहले इन्होंने रूल अमेंड करके जो एक्ट में तब्दीली करके तरमीम करके तो किया था कि चीफ जस्टिस साहब जो है ना वो करेंगे, नामजद करेंगे बाकी अरकान, जिसके नतीजे में जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह पे उन्होंने ये जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं इनको शामिल कर लिया था। या एक नईम अख्तर अफगान साहब भी का भी कहीं जिक्र आता है। अच्छा, जस्टिस मंसूर अली शाह थे, वो खैर शिरकत नहीं करते थे। अब देखें कि उससे हट के फिर अमेंड करना पड़ा। तो उनको ये एक दफ़ा तो शॉक लगा है हुकूमत को, और इस्लामाबाद के जो ना आप कह लें ऐवान ज़रा एक दफ़ा बिल्कुल हिल गए थे कि ये क्या हो गया, सब कुछ अंडू हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने फुल कोर्ट बुला लिया जी। जो पहली दफ़ा हुआ पिछले टेन्योर में वो हुआ ही नहीं था। इससे भी बड़े अलार्मिंग से सूरत हाल को का कह लें एक तरह का ना इंडिकेशन मिल रही थी खतरे की, कि ये तो कहीं वहीं से निकल आए हैं जहां से हमने सारा कुछ सोचा था। आज कुछ थोड़ा सा हौसला मिला, लेकिन हौसला नहीं मिलना चाहिए, इसलिए कि अपने जो इस वक्त के चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी, उन्होंने भी आईनी बेंच की खिलाफ वोट किया है जी। चूंकि वो एक बाय बुक चलने वाले आदमी हैं, तो लेकिन उन्होंने वोट तो इनके साथ नहीं किया, या इसमें कोई हिकमत हो सकती है जी। अच्छा, अब चूंकि वहां अक्सरियती बुनियाद पे आईनी बेंच जो है वो बना, इसलिए बन गया और उसमें ये कामयाबी मिल गई, और ये जो चाहते थे कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान बने, तो ये हुकूमत की कामयाबी जितनी एक्सरसाइज की थी उसमें एक तो ये फायदा हो गया है। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं हम शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जाहिद गशकोरी साहब, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। जाहिद साहब, जिस तरह आपकी काफ़ी गहरी नज़र है मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल के हवाले से और इन्वेस्टिगेटिव जितनी भी खबरें होती हैं उस हवाले से, तो बताइएगा कि मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल के मुकदमात कहाँ तक पहुँचे हैं, कुछ नाज़रीन को भी आगाह कर दें। बहुत अहम मामला है जो कि 9 मई के बाद से शुरू हुआ था। आपको मालूम ही है कि कम से कम 17 माह से ज़ायद गुजर चुके हैं, जिसमें 103 केसेस पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर वर्कर थे, जिनका ये बताया जाता है उनके केसेस गए थे मिलिट्री कोर्ट के लिए। उसमें 20 को केसेस तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वापस हो गए थे। जो बकिया केसेस हैं उनका मेरी मालूमात में ट्रायल मुकम्मल हो चुका है और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है, उनसे गो हेड का, कि उन फैसलों पर जल्द फैसले सुनाए जाएंगे। और उनका एविडेंस भी कलेक्ट हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है ज़्यादातर, जिसमें फुटेजेस उनका फोरेंसिक करवाया गया है पंजाब साइंस लेबॉर्ट्री से भी।
और साथ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने किया है, सीटीडी पंजाब ने और सीटीडी केपीके और दूसरे प्रोविंसेस की, और साइट्स के जितने भी एविडेंस लिए गए थे, मुख्तलिफ लोगों को बुनियादी तौर पर 1200 लोगों को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था कि इन्होंने जो पाकिस्तान आर्मी की या दिफा की जो हमारे बिल्डिंग्स हैं या साइट्स हैं या तंसीबात हैं उनको निशाना बनाया है, जिसकी बुनियाद पर ये केसेस फाइल किए गए थे। अल्टीमेटली तो मेरी मालूमात में उनकी प्रोसीडिंग मुकम्मल हो चुकी हैं और किसी भी वक्त उनका फैसला आ सकता है। और इन्हीं में ही फिर फैज हमीद साहब का भी जिक्र कर दें, उनका भी तो ट्रायल हो रहा है, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरह की अब तक कोई रिपोर्ट्स हैं? जी देखिए, उनका ट्रायल तो जैसा आपको भी पता है कि 2 महीने और लगभग 22 दिन हो चुके हैं। उनको गिरफ्तार किया गया था, मतलब डिटेन किया गया था GHQ में। उनके पहले सारा एविडेंस तैयार हो चुका था, उसके बाद उनको डिटेंशन में उनका कोर्ट मार्शल डिक्लेयर किया गया। तमाम एविडेंस विटनेसेस के रिकॉर्ड हो चुके हैं। असल में ये 3 मुख्तलिफ नौइयत की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हैं उनकी। एक तो ये कोर जो है रावलपिंडी, वहाँ पर उनका जो ड्यूरिंग सर्विस, जब वो हाजिर सर्विस अफसर थे पाकिस्तान आर्मी के, उस दौरान उन्होंने जो मुबैना तौर पर वायलेट किया है अपने ओथ को या मदाखलत करने की कोशिश की है जो सिविलियन मामलात हैं जी। एक वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन थी। उस दौरान काफ़ी चीज़ें हुई थी और बुनियादी तौर पर जो शिकायत सुप्रीम कोर्ट के पास आई थी और फिर वज़ारत दिफा को भेजी गई थी, एक प्राइवेट टीवी चैनल के मालिक और हाउसिंग सोसाइटी उनकी तरफ से ये आई थी। एक वो हिस्सा है, और दूसरा कुछ ये कहा जाता है कि जब वो कोर कमांडर पेशावर थे और एक पोस्ट 2018 इलेक्शन 2018 के इलेक्शन में मुबैना मदाखलत है, और इसके बाद पोस्ट रिटायरमेंट जब उन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले ली, उनके बाद इलेक्शन कमीशन को भी उनकी तरफ से अप्रोच किया गया था। ये 2024 में ये बताया गया है। तो ये मल्टी प्रोंग्ड इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन है, वो भी फिनिशिंग कंक्लूजन के करीब है। अच्छा। और उस दौरान मेरी मालूमात में उनकी फैमिली, जो उनकी बेटी और उनकी अहलिया हैं जी, उनसे बाकायदा बातचीत कराई जाती है टेलीफोन पर। ठीक है। उनसे बातचीत होती है और मुलाकात नहीं हुई। मेरे जराए ये बताते हैं कि उनकी मुलाकात नहीं हुई फेस टू फेस। बीमार भी हो जाते रहे बीच में, लेकिन अब क्या सूरत हाल है, आपकी खबर क्या कहती है? नहीं, सेहत उनकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा। बुनियादी तौर पर वो बिल्कुल सही हैं। और जो विटनेसेस हैं वो उसमें उनके जो करीबी साथी थे, रिटायर्ड मेजर्स, ब्रिगेडियर्स, इवन 2 थे, 2 कर्नल थे रिटायर्ड, तो उनकी भी गिरफ्तारियां साथ हुई थी, उनके भी स्टेटमेंट साथ आए हैं। उनके कुछ एक अजीज थे साथ, घर के फैमिली की तरह थे, रिटायर्ड मेजर, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। तो काफी गिरफ्तारियां हुई हैं, विटनेसेस भी आए हैं, प्राइवेट लोगों को भी जिनसे रवाबित रहे उस वक्त के जनरल अफेयर्स के साथ, उन लोगों को भी रिकॉर्ड के लिए, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया गया था। तो ये ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुका है ट्रायल। हो सकता है इसी महीने कोई आपको खबर मिल जाए, बड़ी खबर मिल जाए, और हो सकता है अगले महीने मिले। ठीक है, ठीक है। तो अब आप देखें, आपकी तो बड़ी माशाल्लाह बड़ी गहरी नज़र है। आप अब क्या देख रहे हैं? अब आइनी तरामीम हो गई, आइनी बेंच बन गया, कोई इस्लामाबाद में बड़ी बेचैनी फैली हुई थी, कोई अब कोई ठहराव आ जाएगा, कोई मुल्क में कोई अमन सुकून, कोई इत्मीनान, कोई चैन क्या नज़र आ रहा है अब इसके बाद, इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने के बाद, आइनी बेंच बनने के बाद भी, अपनी मतलब बेंच के सरबराह भी जो मुतवक्को थे वही बन गए, आगे चलता हुआ क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? जी, मुझे तो बिल्कुल बिगाड़ नजर आता है। अच्छा। बिल्कुल सुकून नहीं है, इससे भी ज्यादा बिगाड़ होगा। और जो फोकस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनेगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कोर्ट, और हर 2 महीने बाद एक काउंसिल का इजलास होगा। आपको एक मुझे लगता है इस स्टेज पर अभी से तकसीम नजर आना शुरू हो गई है। आपने देखा 2 सीनियर मोस्ट जजेस ने खत लिख दिया। फिर आज जो कुछ हुआ,
और ये पहले कहा जा रहा था कि अब सब हुकूमत ने करवा लिया है अपनी मर्जी से, अब सुकून होगा, तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो जाएगा जिससे पहले था, इससे भी 2 गुना ज्यादा। लेकिन मुझे जो टकराव नजर आता है इदारों में अभी भी मौजूद रहेगा। अच्छा। और उसमें मजीद जिस तरह हुकूमत ने बड़ी धड़ाधड़ कानून साजी कर ली जी, और मुझे लगता है कि ये इनको मजीद कानून साजियां करनी पड़ेंगी। ये एक स्टार्ट है आगे बिगाड़ का, और जो आसान रास्ता नहीं होगा, इट्स नॉट प्लेन सेलिंग। मैं नहीं देखता कि हुकूमत जो चाह रही थी ऐसा ही होगा। इसके अलावा भी जैसे आप ज़रा उसको रिलेट कर लेते हैं कि सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में भी तो इजाफा किया है, तो आपको पता है कुछ कंट्रोल कैसे होती हैं चीज़ें और की जाती हैं, और एक इम्प्रेशन की हद तक ही हम बात अभी कर लें, चलें अगर हम कहते हैं कि नॉन पॉलिटिकल हो गए हैं फ़र्ज़ कर लें, तो फिर कोई इसके भी असरात मुरतब होंगे इस हवाले से भी, और हुकूमत के टेन्योर और इनके अंदर जो बेइत्मीनानी है उस हवाले से भी। नहीं, देखिए ये बिल्कुल ये अपनी नौइयत की चीजें होंगी। उसकी वजह ये है कि 5 साल का दौरानिया बहुत बड़ा दौरानिया होता है, उसमें कुछ एयर चीफ तो पहले ही 1 साल के एक्सटेंशन पर थे, अब जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो 2 साल ऑलमोस्ट पूरे कर चुके हैं, तो ये एक लंबा दौरानिया है। हो सकता है आपके चीफ जस्टिस की भी तो उम्र रहती होगी, हो सकता है कानून साजी हो जाए और इनको भी कहें आप आगे जारी रखें। तो पीछे जो प्रेशर होगा उधर 3 स्टार जनरल्स का, उनकी प्रमोशंस और फिर सीनियर जजेस और फिर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त जजेस की तैनाती का अमल, तो जितनी मदाखलत पार्लिमानी फोर्सेस की जानिब से होगी तो इंसाफ का जो पलड़ा है वो इधर उधर झलकता रहेगा, ऊपर नीचे होगा, इससे हवा का तवाजुन जो है बरकरार नहीं रहेगा। अच्छा, आखिरी सवाल फिर इमरान खान साहब का ट्रायल कोई मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है, कोई इस तरह की है कोई चांस? मुझे लग तो नहीं रहा वैसे अभी तक। नहीं हो सकता है, लेकिन इस पे ज़ाहिर है अभी बड़ी सोच विचार जारी है और काफी अरसे से है कि अब इसको क्या करना है, मजीद रखना है इमरान खान को आगे, या फिर जो हुकूमत चाह रही थी, एक बड़ी जंग जारी थी कई महीनों से, आपने देखा ये जंग तो अप्रैल 2022 से चल रही थी, जो कानून साजी मतलूबा हुकूमत ने कर ली और एक किस्म का नीचा दिखा दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आसान काम होगा। अवाम के लिए मसाइल तो वही खड़े हुए हैं बुनियादी तौर पर, इंसाफ के हवाले से भी वैसे के वैसे ही हैं। बिल्कुल, एहतसाब तो है नहीं, आई एम सॉरी, एहतसाब तो बिल्कुल ही, अकाउंटेबिलिटी को आप देख लें, वो बड़ा NRO हो गया, सारे केसेस खत्म हो गए, तकरीबन 4000 से ज्यादा रेफरेंसेस जो हैं वापस हो गए, उसमें 1100 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का पैसा इन्वॉल्व था जो कि सरकार का लूटा गया था। ये नैब का अपनी स्टोरी है, अपनी एविडेंस कहता है उसका। अब वो कहाँ होंगे, एविडेंस ज़ाया हो गए, 7 साल इन्वेस्टिगेशन होती रही, 14 अरब रुपए इन्वेस्टिगेशन पे खर्च हुए। आप मुझे बता दें, इमरान खान भी उसके अंदर रिलीफ ले रहा है खुद, तो उनके खिलाफ था, मौजूदा वजीर आजम ने भी लिया है, हर किसी ने लिया है, सबने लिया, यू नेम इट, मुझे बता दें किसने नहीं लिया बुनियादी तौर पर। तो ये एक बड़ा NRO हुआ है, अकाउंटेबिलिटी तो बिल्कुल है ही नहीं, मुझे नजर नहीं आता कि हो। अच्छा, वो मुझे याद आ गया, आप चूंकि अमेरिका पढ़ते भी रहे हैं और आप इनमें से कुछ किसी को मिले भी हैं, खासतौर पर मैंने आपका एक वीलॉग देखा था, तो जाते जाते ज़रा इतना को बताएं कि वहाँ के मामलात का कोई असर है हमारे ऊपर को मरतब हो सकता है? जी देखिए, बिल्कुल होता है, मुझे इसका एक वो है बिल्कुल। अगर देखें, अमेरिका पहली बार एक खातून सदर उसका इंतखाब का हो जाता है और वो इलेक्ट हो जाती हैं, तो ये अमेरिका में पहली दफा ऐसा हो जाएगा जी। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ट्रंप आते हैं, जो पहले ज़ाहिर प्रेसिडेंट रहे हैं जी, तो दुनिया में उनका एक अपना स्टाइल है। और आपने देखा होगा जो पूरी दुनिया में एक जो नेशनलिस्ट हैं, जो स्ट्रॉन्ग हेडेड और बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशन लेने वाले प्रेसिडेंट्स हैं, आप चाहे वो एंजेला मर्केल को आपने देखा होगा, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को देख लें जी, आप रशिया के पुतिन को देख लें, या फिर आप ट्रंप को देख लें,
या जो पोजीशन लेने वाले हैं, इमरान खान थे पाकिस्तान में, हाँ जी, तो ये दुनिया में बढ़ता हुआ ट्रेंड है। मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं हाँ ये जी, इस तरह के, और उनको आवाम इलेक्ट कर रही है। आपने देखा होगा, एक जी। पोजीशन लेते हैं। बिल्कुल। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो मैं अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग रखता हूँ या मैं पढ़ता रहा हूँ, जी, तो मुझे लगता है कि शायद ये प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो जीत जाए ये इलेक्शन। उसकी वजह ये है कि जब हिलरी क्लिंटन ने 2 बार अटेम्प्ट किया है और उससे बेहतर मौजूदा सियासतदान अमेरिका है। की खवातीन में से कोई नहीं हो और सकता। बड़ी पॉपुलर भी थी, और उनको ज़ाहिर है वो दुनिया को भी जानती थी। बिल क्लिंटन का अपना एक तजर्बा भी वो रखती थी। बिल्कुल 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 जी, सही है। बहुत शुक्रिया बहुत जाहिद शुक्रिया साहब। जाहिद साहब आपका। तो सब एक तरफ आप बात कर रहे थे अमीनुद्दीन की कि उन्हें जब सरबराह बना दिया गया है आईनी बेंच का, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसकी मुखालफत की है। तो दूसरी जानिब आप ये भी देख लें कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से 4 नवंबर को जो फुल कोर्ट बुलाना था वो भी नहीं उन्होंने बुलाया, और उस हवाले से ख़त लिख दिया गया है जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की जानिब से। तो अब वो इस हफ्ते फुल कोर्ट बुला लेंगे या अभी भी नहीं बुलाएंगे? देखिए, फुल कोर्ट उन्होंने अगले इस हफ्ते के लिए कहा है कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर बुलाएं जो ख़त लिखा है, लेकिन ख़त के मंदरजात के ऊपर अभी भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अच्छा। और उसका कोई जवाब ना देने का मतलब भी ये है कि शायद जस्टिस या अफरीदी ये समझते हैं कि ये ख़त, इस ख़त का कोई जवाज़ नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, कोई कानूनी आइनी तौर पे इसकी ज़रूरत नहीं थी। वो चूँकि खतूत नवीसी में पहले ही मशहूर थे, और उन्होंने ये खतूत नवीसी की रवायत को भी ज़िंदा कर दिया है, जो मोबाइल्स और जदीद दुनिया ने और सोशल मीडिया ने ख़त्म कर दी थी। चले हमें जस्टिस मंसूर अली शाह का और जस्टिस मुनीब अख्तर का शुक्रिया अदा करना चाहिए या उनके मशकूर होना चाहिए कि चलो खतूत नवीसी को उन्होंने ज़िंदा कर दिया। लेकिन ये ख़त उनका मेरी राय के मुताबिक भी नहीं बनता था कि एक अच्छा जेस्चर जा रहा था। वो आए हैं, उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया, इतना बड़ा कदम था कि एक दफ़ा हुकूमत भी हिल गई थी। सारे लोग चौंक गए थे जब उन्होंने जजिस कमेटी में इन दोनों को शामिल किया। आते पहला कदम उन्होंने ये उठाया, पहला फैसला उनका ये था, और बड़ा शानदार फैसला था। एक कायदाना फैसला था, कायदाना सलाहियत लग रही थी कि वो लेके चलना चाह रहे हैं और इस तफरीक को ख़त्म करना चाह रहे हैं। इन्होंने फिर ये ख़त लिख के बता दिया कि हम वहीं के वहीं हैं जहां हमारी सुई अटकी हुई थी, हम वहीं हैं और हम आपको भी जस्टिस काजी फायज ईसा ही बनाएंगे। अच्छा। ये ख़त लिख के, और 2 जजेस ने, जजिस कमेटी में चीफ जस्टिस नहीं है, मुनीब अख्तर के चैम्बर में उन्होंने कहा हमने यहाँ मीटिंग की और चलें जी, जैसे पहले वो रजिस्ट्रार और कुछ लोगों का, ज़ाहिर है वो सीनियर जज भी हैं, वो यहाँ से एक अपना साथी भी लेके गए हुए लाहौर हाई कोर्ट से भी, तो वो वहाँ असर रसूख है या लॉबिंग है या तफरीक है या उनकी अक्सरियत है, जो भी कह लें। तो वो ये साथ ही वो ये आर्डर दे रहे हैं कि इसके मिनट्स भी जारी करें। और भाई ये चीफ जस्टिस का काम है, आप अब कबूल कर चुके हैं ना, या तो आप रिजाइन कर देते। आपको रिजाइन नहीं किया, आपने एक फैसला कर लिया, अब आप उनके अंडर रह के काम करें जो तरीक़ाकार है। फुल कोर्ट बेंच नहीं भी बुलवाती तो फिर भी अब आईनी बेंच तो साहिब बन चुका है, तो अब ये मामला क्या वहां जाएगा 26वीं आईनी तरमीम का? देखें, यही बात है। अब वो फुल कोर्ट में जब ये चीज आज जुडिशल कमीशन में ये फैसला हो गया, तो अब ये वाले फैसले सारे के सारे आईनी बेंच में जाने हैं। उसके सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, तो अब वो बुला लेंगे फुल कोर्ट अगर उन्होंने, लेकिन ये चीफ जस्टिस बुलाएंगे, इनके खत की रोशनी में नहीं क्यों कर रहे हैं? क्या बुलाएंगे। वो ये समझ रहे हैं कि इस वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात महदूद हो जाएंगे? देखें, ये उनको आदी है ना, उन्होंने पीछे एक ये फेल का सरअंजाम दिया है और बार बार उन्होंने ख़त लिखे हैं जहां नहीं भी ज़रूरत थी। उन्होंने बड़ा ऐसे ऐसे मौक़ों पे वजाहतें भी जारी की अपने फ़ैसलों की, और बिल्कुल पर्सनल होके, और अच्छा भले मतलब जज थे और हैं, उनकी एक शोहरत थी और एक न्यूट्रल भी समझे जाते थे। उन्होंने ये बिल्कुल अपने आप को बहरहाल नथी कर लिया। अब ये कहने की बात है तो इन्हें अदालत ना हो जाए, लेकिन जाहिर हो गया है अभी भी ये ख़त लिख के जस्टिस याहिया अफरीदी का जो था ना कि इस पोलराइजेशन को वो ख़त्म करना चाह रहे थे। हत्ता कि मैं आपको बताऊं कि उनकी इससे बड़ी क्या
आप एक न्यूट्रलिटी कह सकते हैं कि वो भी आईनी बेंच की मुखालफत में वोट कर रहे हैं, सही। यानी इनके साथ खड़े हैं। अच्छा, और ये उनको क्या मैसेज दे रहे हैं, ये मैं प्रोसीजर कानूनी बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल एक जनरल बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो बनाई गई है अब नई सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें तो मुनीब अख्तर साहब को तो निकाल दिया गया है, आप क्यों निकाला है? और दूसरी जानिब उनके खिलाफ एक अच्छा, वो भी तो दायर की गई है। इसका इस जो तरमीम है ना कल जो हुई है, हाँ। उसकी वजह से वो तय है कि वही एक इधर भी शामिल होंगे। तो वो अब आईनी सरबराह जो हैं वो इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है और दूसरी सुप्रीम जो कोर्ट उनके की, खिलाफ एक उसके भी कंप्लेन मेंबर आ रही है, होंगे। वो क्या है? और दूसरी एक वजह ये भी हो सकती है, लेकिन ये इसको बढ़ा भी सकते थे। हाँ। यानी 3 वो रह सकते थे और ये चौथे भी मेंबर के तौर पे रह सकते थे, शायद ये 5 भी हो सकते हैं। चूंकि अभी ताज़ा अमेंडमेंट्स हुई हैं और बार बार हुई हैं, तो कोई थोड़ी सी इसमें एम्बिग्विटी है जो क्लियर हो जाएगी। क्या ये प्रेशर आ रहा है कि वो वक्त में रिजाइन ही कर दें? एन मुमकिन है कि ये भी हो कि वो उनको चौथे जज के तौर पे ना रखा हो जजिस कमेटी में, कि उनके खिलाफ एक कंप्लेंट लॉन्च हो चुकी है और बड़ी सीरियस है, मैं आपको बताऊं, तो वो रिजाइन भी कर सकते हैं। हम प्रिडिक्ट नहीं कुछ कर रहे। अगर उन्होंने पहले नहीं किया, जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने नहीं किया, और वो जिस तरीके से एक उनकी सुई अटकी हुई है ना, और जहां वो खड़े थे वो वहीं खड़े हैं, तो फिर वो ये फाइट करेंगे। ऐसा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि मुल्क में तो कानून साजी की जा रही है, आए रोज तरमीम हो रही है, 26, 20, 27 हमने देखी है, और तरमीम करके हमारे वुज़रा यहाँ से जा रहे हैं। बिलावल साहब को देख लें, वो भी बाहर हैं, जरदारी साहब भी बाहर हैं, नवाज साहब भी लंदन पहुंच गए हैं, मरियम नवाज भी जा रही हैं, कल शायद चली जाएं, शहबाज शरीफ साहब सिर्फ यहाँ पर अकेले हैं, अकेले रह गए। तो ऐसा मुल्क किसने चलाना है अब? नहीं, वो अकेले नहीं है, वो ठीक ठाक हैं, पूरी काबीना के साथ हैं, पूरी पार्लियामेंट साथ है, बड़ी दिन ब दिन वो ताकतवर हो रहे हैं और आइन साजी कर रहे हैं और अपने इक़्तिदार को तूल देने में भी कामयाब हो रहे हैं, और जो वो चाह रहे थे वैसी कानून साजी भी होगी है, मज़ीद भी कर सकते हैं। और इस्तेहकाम अगर हम देखें इस लिहाज से, तो या तो ये कह लें इनके बाहर जाने की या बाहर रहने की वजह से, कि वजह ये है कि उनको अब लग रहा है कि कोई खतरा नहीं है। अच्छा। हमें अब सुकून आ गया, सेफ हैं हम, तो अब हमने जो हमारे पेंडिंग काम थे, किसी का इलाज था, किसी को वैसे मोच आ गई, जैसे जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के भी कुछ पेंडिंग थे काम, वो भी वो कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा, ये वापस आ जाएंगे सारे, ये नहीं आप खुश ना हो कि ये वापस नहीं आएंगे। ओके साहिदा, मुझे तो टेंशन हो रही थी, इसलिए मैंने पूछा आपसे। ओके साहिदा, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।